हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एजुकेशन अड्डा में। और एक बार फिर मैं आपके सामने लेके आया हूँ फिजिक्स के टॉप 19 MCQ, जो एग्ज़ाम की दृष्टि से आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो हम पहले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने कि प्रकाश की चाल सर्वाधिक होती है, यानी प्रकाश की चाल सर्वाधिक किस में होती है। तो आपको इसका क्वेश्चन का आंसर है वो आपको कमेंट बॉक्स में भी करना है, ठीक है। तो प्रकाश की चाल सर्वाधिक किस में होती है, तो आपको याद रखना है प्रकाश की चाल सर्वाधिक निर्वात में होती है। किस में? वैक्यूम में प्रकाश की चाल सर्वाधिक होती है। और इसके साथ साथ आपको ये भी याद रखना है कि प्रकाश की चाल निर्वात में सबसे ज़्यादा होती है। और जो ध्वनि की चाल है वो सबसे ज़्यादा किस में होती है, तो ठोस पदार्थ में या इस्पात में, तो उसमें ध्वनि की चाल सर्वाधिक होती है, ठीक है। और प्रकाश की चाल सबसे कम होती है किस में? कांच में प्रकाश की चाल सबसे कम होती है। आपको याद रखना ए, यानी कांच में प्रकाश की चाल है वो सबसे कम होती है, ठीक है दोस्तों। सेकंड क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन आपके सामने, निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है, यानी प्रकाश की चाल सर्वाधिक तो होती है निर्वात में, तो निर्वात में प्रकाश की चाल होती कितनी है, कितनी होती है, ठीक है। तो निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ होगी। कितनी होगी? 3 × 10⁸ होगी। निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ होगी, ठीक है दोस्तों। आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, लाइक करें एवं मेरे इस यूट्यूब चैनल एजुकेशन अड्डा को आप सब्सक्राइब जरूर करें। मेरे आपके सामने तीसरा क्वेश्चन मैं लेके आऊँगा, प्रकाश के वेग की गणना किसने की थी। प्रकाश के वेग की गणना किसने की थी? आपके सामने तीसरा क्वेश्चन आज का, प्रकाश के वेग की गणना किसने की थी। तो प्रकाश के वेग की गणना किसने की थी, आपको याद रखना। ये क्वेश्चन है वो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो प्रकाश के वेग की गणना किसने की थी? ऑप्शन डी आपका सही है। प्रकाश के वेग की गणना किसने की थी? रोमर ने की थी, याद रखना है। प्रकाश के वेग की गणना किसने की थी? रोमर ने की थी। प्रकाश के वेग की गणना रोमर ने, न्यूटन ने क्या किया था? आपको कमेंट में इसका आंसर देना है कि न्यूटन ने किसकी खोज की थी। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि कणिका सिद्धांत किसने दिया था? न्यूटन ने दिया था। कौन सा कणिका सिद्धांत किसने दिया था? कणिका सिद्धांत न्यूटन ने दिया था। और दूरबीन के बारे में गैलीलियो ने बताया था। कौन से? दूरबीन के बारे में किसने बताया था? गैलीलियो ने बताया था। तो आज का अगला क्वेश्चन मैं आपके सामने लेके आ रहा हूँ, वाट प्रकाश विकिरण की प्रकृति किसके समान होती है, यानी प्रकाश के विकिरण की प्रकृति किसके समान होती है। इसका आंसर क्या होगा? प्रकाश के विकिरण की प्रकृति कण के समान होती है। किसके समान? प्रकाश के विकिरण की प्रकृति होती है वो कण के समान होती है, ठीक है दोस्तों। आज का अगला क्वेश्चन, प्रकाश छोटे छोटे कणों से मिलकर बना, इसे क्या कहा जाता है, यानी प्रकाश छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है, इसे किस नाम से या फिर क्या कहा जाता है। ये भी एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो प्रकाश के जो छोटे छोटे कणों से मिलकर बना उसे किस नाम से जाना जाते हैं? उन्हें हम फोटोन के नाम से जानते हैं। किस नाम से? फोटोन के नाम से जानते हैं। यानी प्रकाश छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है, इसको हम फोटोन के नाम से जाना जाता है, ठीक है दोस्तों। आपके सामने अगला क्वेश्चन है कि प्रकाश का तरंग सिद्धांत सबसे पहले किसने दिया था, यानी प्रकाश के तरंग का सिद्धांत किसने दिया था। प्रकाश के तरंग का सिद्धांत किसने दिया था? आपको याद रखना है कि प्रकाश के तरंग का सिद्धांत किसने दिया था? प्रकाश के तरंग का सिद्धांत हाइजीन ने दिया था। किसने दिया था? प्रकाश के तरंग का सिद्धांत हाइजीन ने दिया था। ये भी पिछले एग्जाम में, ये मैंने प्रीवियस ईयर के पेपर से उठाया है, किसी एग्जाम में पूछा हुआ था, तो ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। न्यूटन को आपने बता दिया, रोमर ने प्रकाश के वेग की गणना की थी, और गैलीलियो ने दूरबीन के बारे में बताया था, ये आपको बता दिया है, ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं। अगला आपके सामने क्वेश्चन है कि इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं। इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं, ये आपके स्टेट लेवल देख लो, एसएससी कांस्टेबल, पटवार, पुलिस वगैरह, या फिर हर किसी एग्जाम में देख लो, इंद्रधनुष के बारे में आपको एक ना एक क्वेश्चन तो देखने को मिल ही जाता है। तो इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? इंद्रधनुष में 7 रंग होते हैं। इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? 7 रंग होते हैं। और इसको याद रखने की आपके पास ट्रिक भी है। कौन सी है? विबजोर, VIBGORE, विबजोर, ठीक है दोस्तों। आप ये इंद्रधनुष में इतने रंग है, ये याद रखनी है आपको। ट्रिक भी है जो बहुत ही आसान ट्रिक है, ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, निम्न में से प्रकाश का लक्षण क्या है, यानी इनमें से ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें से प्रकाश का लक्षण क्या है, ठीक है दोस्तों। इनमें से प्रकाश का लक्षण क्या आपको बताना है, और आपको इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में भी करना है। एक बार फिर से मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप इस
एजुकेशन अड्डा चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करना न भूलिए। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन आपके सामने, प्रकाश का लक्षण क्या है। तो आपको इनमें से ऑप्शन में से पता करना है कि प्रकाश का लक्षण कौन सा है, जो लक्षण जो नहीं होगा वो कट जाएगा। तो प्रकाश की चाल निर्वात में सर्वाधिक होती है, ये आपको पता है। ठीक है, प्रकाश की चाल निर्वात में सर्वाधिक होती है, ठीक है, इसको करेक्ट करो। प्रकाश सरल रे की गति में चलता है, तो ये भी। तो इससे पहले ये एमसीक्यू से आपको ये कंप्लीट करने से पहले आपको इसकी थ्योरी यानी उसके प्रकाश के बारे में पूरा पहले जानकारी होनी चाहिए, तभी आप इस क्वेश्चन को आंसर दे सकोगे। तो प्रकाश सरल रे की गति करता है, ठीक है, सही है। प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग के रूप में चलता है, ये भी आपको याद रखना है। जी हाँ, प्रकाश है वो विद्युत चुंबकीय तरंग के रूप में भी चलता है। ये इसके सिद्ध क्या होता है, ध्रुवण है वो सिद्ध करता है कि प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग के रूप में चलता है। व्यतिकरण है, कौन सा व्यतिकरण, वो सिद्ध करता है कि प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग के रूप में चलता है। ठीक है, ये ध्रुवण और व्यतिकरण दो सिद्ध करते हैं कि प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग के रूप में चलता है। तो ये तीनों ही ऑप्शन सही होते हैं, इसमें डी ऑप्शन आपको सही करना होगा, क्योंकि प्रकाश के लक्षण कौन से, ये तीनों ही लक्षण, इसलिए आपको बी क्वेश्चन इसका सही करना होगा। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है आपके सामने। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, प्रकाश ऊर्जा का संचरण निर्वात में कैसा होता है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि प्रकाश ऊर्जा का संचरण निर्वात में कैसा होता है, यानी निर्वात में प्रकाश ऊर्जा का संचरण कैसा होता है। आपके सामने अगला क्वेश्चन ये है, निर्वात में प्रकाश ऊर्जा का संचरण। तो आपको इसके लिए बताना होगा कि निर्वात में प्रकाश का कैसा है, विद्युत चुंबकीय तरंग के रूप में होता है। निर्वात में कैसा होता है, विद्युत चुंबकीय तरंग के रूप में निर्वात में होता है। प्रकाश ऊर्जा का संचरण निर्वात में विद्युत चुंबकीय तरंग के रूप में होता है, आपको याद रखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके सामने, कांच, निर्वात, वायु तथा जल में कांच में प्रकाश की गति सबसे कम होती है, आपको इसका रीजन बताना है। यानी ये ऑप्शन दे रखे हैं कि कांच में, निर्वात में, वायु में और जल में से कांच में निर्वात की चाल सबसे कम होती है। तो इसका आपको रीजन बताना है, इसका क्या है, कांच में ऐसी क्या है कि इसमें प्रकाश की चाल सबसे कम होती है। तो ऑप्शन आपका क्या होगा, आइए ऑप्शन को देखते हैं। क्योंकि सभी में कांच का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है, ये ऑप्शन है। सेकंड है, क्योंकि उपयुक्त सभी में कांच का अपवर्तनांक सबसे लो, ये ऑप्शन गलत होगा, क्योंकि कांच का अपवर्तनांक सबसे कम नहीं है, क्योंकि कांच का अपवर्तनांक सबसे ज़्यादा है। कांच का अपवर्तनांक क्या है, कांच का अपवर्तनांक सबसे ज़्यादा, इसलिए निर्वात में प्रकाश की चाल सबसे ज़्यादा और कांच में प्रकाश की चाल है वो सबसे कम आपको देखने को मिलेगी। अगला क्वेश्चन, रात्रि में तारे टिमटिमाते हैं, इसका कारण क्या है। यानी रात्रि के अंदर जो तारे टिमटिमाते हैं, रात्रि में जो तारे टिमटिमाते हैं इसका कारण क्या है, रात्रि में तारे टिमटिमाते हैं इसका कारण क्या है। तो इसका क्वेश्चन का आंसर होगा, रात्रि में तारे टिमटिमाते हैं प्रकाश के अपवर्तन के कारण। किसके कारण, प्रकाश के अपवर्तन के कारण रात्रि में तारे टिमटिमाते हैं। बाल्टी में पानी भरा होता है तो बाल्टी का पैंदा उभरा हुआ दिखाई देना प्रकाश का अपवर्तन के कारण, और पानी के अंदर पड़ी छड़ मुड़ी हुई दिखाई देना अपवर्तन के कारण, और किसान खेत जो होता है ताकि केशिकाएं टूट जाती है ये प्रकाश का अपवर्तन के कारण, पड़ी हुई मछली कुछ अलग तरीके से दिखाई देना, ये सब प्रकाश के अपवर्तन के एग्जाम्पल है। ठीक है, और ये बता दिया प्रकाश के व्यतिकरण से सिद्ध होता है कि प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग होती है, विद्युत चुंबकीय तरंग होती है, प्रकाश के व्यतिकरण से आपको सिद्ध होगा। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन आपके सामने, प्रकाश विद्युत प्रभाव तथा कॉम्पटन प्रभाव के की व्याख्या प्रकाश की किस प्रकृति के कारण सिद्ध होती है। यानी प्रकाश विद्युत प्रभाव, कॉम्पटन प्रभाव की व्याख्या प्रकाश की किस प्रकृति के कारण सिद्ध होती है, इसका कारण क्या है। इसका कारण क्या है, कण के आधार पर होती है। किसके आधार पर, कण के आधार पर प्रकाश विद्युत प्रभाव और कॉम्पटन प्रभाव की प्रकृति किसके आधार पर, कण के आधार पर होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, कटा हुआ हीरा जगमगाता है, इसका कारण क्या है। कटा हुआ हीरा आपको जगमगाता हुआ दिखा देना, इसका रीजन क्या है। इसका रीजन एक ही है, क्या है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। कटा हुआ हीरा जगमगाता दिखाई दे रहा, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। और आपको ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हीरे का चमकना, तो हीरे का चमकना पूर्ण आंतरिक परावर्तन। मर्ग मरीचिका बनना, मर्ग मरीचिका का बनना, मर्ग मरीचिका का बनना प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। और इसे मर्ग मरीचिका बनना, यानी इसको इंग्लिश में आप मिराज के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन आपके सामने, क्राउन कांच का अपवर्तनांक कितना होता है। यानी क्राउन कांच का अपवर्तनांक कितना होता
है क्राउन कांच का अपवर्तनांक कितना होता है, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में भी करना है। क्राउन कांच का अपवर्तनांक 1.52 होता है। कितना? 1.52। क्राउन कांच का अपवर्तनांक 1.52 होता है। और इसके साथ साथ आपको ये भी याद रखना है कि डायमंड यानी हीरे का अपवर्तनांक कितना होता है, तो 2.42। ये हीरे का अपवर्तनांक है 2.42। किसका है? हीरे का अपवर्तनांक होता है। और 1.47 किसका है? तारपीन के तेल का। तारपीन के तेल का अपवर्तनांक 1.47। और बेंजीन का अपवर्तनांक 1.50। किसका है? बेंजीन का अपवर्तनांक 1.50 होता है। किसका? बेंजीन का अपवर्तनांक 1.50 होता है। 2.40 ये है हीरे का। ठीक है दोस्तों, आपको डायमंड का यानी हीरे का याद भी रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। अगला क्वेश्चन आपके सामने। पृथ्वी अपने अक्ष पर घूर्णन करने में 24 घंटे लेती है। सूर्य के सापेक्ष पृथ्वी के देखे जाने पर 1 डिग्री विस्थापित होने में कितना समय लेगा? यानी पहले आपको ये देखना है कि पृथ्वी अक्ष पर घूर्णन करने में कितने 24 घंटे लेगी है। ठीक है, सूर्य के सापेक्ष पृथ्वी देखे जाने पर 1 डिग्री विस्थापित होने में कितना समय लगता है? तो पृथ्वी 1 डिग्री विस्थापित होती है तो कितना समय लगती है? 4 मिनट लेती है। याद रखना आपको दोस्तों, पृथ्वी जब 1 डिग्री विस्थापित होती है तो 4 मिनट लगते हैं। 4 मिनट का समय लगता है। अगला क्वेश्चन आपके सामने। निम्नलिखित में से पूर्ण आंतरिक परावर्तन का एग्जाम्पल है। ऊपर आया था कि कटा हुआ हीरा जगमगाता है, क्या कारण? पूर्ण आंतरिक परावर्तन। इसमें यह आ गया कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन के एग्जाम्पल इनमें से कौन कौन सा सही है? तो मरकमरीची का बनना अभी मैंने बताया था पूर्ण आंतरिक परावर्तन सही है। हीरे का चमकना पूर्ण आंतरिक परावर्तन सही हो गया। और अगला है प्रिज्म में प्रकाश की किरणें गुजरती है ना, तो भी वो कौन सा होता है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। तो इसमें से डी ऑप्शन सही है, यानी सब सही है। इसीलिए ये सब क्या है? प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर आधारित होते हैं। दोस्तों, आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। मैं आपके सामने एक बार फिर से आपको बताना चाहूँगा कि कल मैं आपके लिए भारत के कितने राज्यों के अंदर विधानसभा और विधान परिषद है, इसके बारे में एक मैं शानदार 5 मिनट की ट्रिक लेके आऊँगा। जिसके बाद वो वीडियो देखने के बाद आपको कहीं पर भी कैसा भी क्वेश्चन आ जाए कि विधानसभा और विधान परिषद कितने कितने राज्यों में, तो आप हमेशा ही उस क्वेश्चन को सही करके लेके आओगे। तो मैं कल से आपके सामने वो एक ट्रिक लेके आऊँगा। ठीक है, सूर्य से प्रकाश का आंतरिक परावर्तन हो सकता है। आपका सामने क्वेश्चन दे रखा है कि सूर्य से प्रकाश का आंतरिक परावर्तन हो सकता है यदि, यानी ये कारण दे रखे हैं, इनमें से कौन सी शर्त होगी कि सूर्य से प्रकाश का आंतरिक परावर्तन हो सकता है? आंतरिक परावर्तन किससे होता है? तो इसके लिए आपको याद रखना है कि सूर्य का आंतरिक परावर्तन कब होगा? जब किरणें सघन माध्यम से सरल माध्यम में गुजरेगी। कौन सी? जब किरणें होगी वो सघन माध्यम से सरल माध्यम में गुजरेगी तो प्रकाश का आंतरिक परावर्तन हो जाएगा। तो इसके लिए आपको याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है कि सघन माध्यम यानी प्रकाश सघन माध्यम में सबसे कम गुजरता है। तो प्रकाश सबसे कम किस में गुजरता है? तो प्रकाश सबसे ज़्यादा कांच में गुजरता है। तो ये हो गया सघन माध्यम। और अब सरल माध्यम कौन सा है? तो वायु या फिर निर्वात में प्रकाश की चाल सबसे ज़्यादा होती है। तो ये सघन और ये सरल, इसलिए अपना ऑप्शन ए राइट हो गया इसमें। ठीक है दोस्तों, तो प्रकाश का आंतरिक परावर्तन हो सकता है यदि प्रकाश सघन से सरल में यानी कांच से वायु में प्रवेश करेगी, तो इसका हो सकता है। अगला क्वेश्चन आपके सामने। तेल लगा हुआ कागज किसके अंतर्गत आता है? यानी तेल लगा हुआ कागज है वो आप कैसा प्रतीत होता है? उसमें से देख सकते हो, नहीं देख सकते हो, क्या कारण है, मतलब क्या रीजन आएगा उसका? तो तेल लगा हुआ कागज है वो कैसा होता है? अर्ध पारदर्शक होता है। तेल लगा हुआ कागज आपको हमेशा याद रखना, तेल लगे हुए कागज में कुछ हिस्सा आप उसमें से परावर्तित होकर के देख सकते हैं और कुछ हिस्सा मतलब अगले वाला भाग कुछ आपको पार्ट्स दिखाई देगा और कुछ आपको नहीं दिखाई देगा। ठीक है दोस्तों, ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। और आप एक बार फिर से मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप इस एजुकेशन अड्डा चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। थैंक यू वेरी मच।